हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स ई लर्निंग। अपेक्स ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास हमारी हिस्ट्री की क्लास होगी और इसमें हम करेंगे टॉपिक हमारा मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। तो मौर्योत्तर काल में किन किन विदेशियों ने हमारे भारत पर आक्रमण किया, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते रहें। ठीक है। और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल पर तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट है वो बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल का आपका है। ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। थ्योरी बैच हमारा चल रहा है, उसके बाद में बहुत जल्द एमसीक्यू बैच आएगा। ठीक है। फिलहाल आपकी जीके की क्लासेस चल रही है और टाइम टू टाइम आपकी जो है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और आपकी हिंदी की क्लासेस भी आती रहेंगी इस चैनल पे। ठीक है। तो अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक होगा मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। तो जो मौर्योत्तर काल में जब मौर्य का अंत हो गया था तो मौर्योत्तर काल उसको हम कहते हैं। तो उस टाइम पीरियड में कौन कौन से विदेशी आक्रमण हमारे भारत पे हुए हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था वो इंडो ग्रीक, जो आपके हिंद यूनानी है, इनके द्वारा हुआ था, इनके शासकों के द्वारा हुआ था। तो हिंद यूनानी जो शासक है या फिर इनको कहेंगे इंडो ग्रीक, ये मूल रूप से कहाँ से थे? ये मूल रूप से आपके अफगानिस्तान कि बैक्ट्रिया नामक जो है स्थान से ये आपके आए थे या वहाँ से होते थे। ठीक है। तो हिंद यूनानी इंडो ग्रीक कहाँ से थे? मूल रूप से अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया से। तो इन्होंने जो है हमारे भारत पर आक्रमण किया। तो हिंद यूनानियों में सबसे पहले हम देखते हैं विदेशी आक्रमण। जो पहला जो है आपका हिंद यूनानियों के द्वारा होता है। तो इसमें देख लेते हैं कि हिंद यूनानियों ने जो कौन कौन से ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने हमारे भारत पर अटैक किया। तो 250 बीसी की बात है, 250 ईसा पूर्व की बात है। तो भारत में मौर्य वंश चल रहा था। तो 250 बीसी में बैक्ट्रिया का एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था डियोडोटस। डियोडोटस कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत हुआ करता था। और इस डियोडोटस ने बैक्ट्रिया में खुद को स्वतंत्र घोषित किया था और यही फिर बाद में बैक्ट्रिया का प्रथम शासक बना। तो बैक्ट्रिया का प्रथम जो है शासक था, इन्होंने बैक्ट्रिया में खुद को स्वतंत्र घोषित किया हुआ था डियोडोटस ने। और इन्होंने जो है इन्हीं को हिंद यूनानी जो है शासक कहा गया है। तो जो डियोडोटस है इन्हीं को हिंद यूनानी जो है कहा गया है। तो डियोडोटस का जो उत्तराधिकारी जो है वो कौन था? डियोडोटस द्वितीय। ठीक है। तो डियोडोटस है ये बैक्ट्रिया से था और ये आपके मूल रूप से अफगानिस्तान से, जो अफगानिस्तान के बैक्ट्रिया से आपके पड़ते थे। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का ही एक राजदूत हुआ करता था ये डियोडोटस भारत में। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत में आने वाला प्रथम हिंद यूनानी जो है शासक कौन था, तो भारत में आने वाला प्रथम हिंद यूनानी जो शासक था वो डेमेट्रियस प्रथम था। ठीक है। तो डेमेट्रियस प्रथम है, उसको भारत में आने वाला प्रथम हिंद यूनानी जो है शासक ये आपका माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो आपका एक क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम हिंद यूनानी शासक कौन था, तो ये डेमेट्रियस प्रथम को ही माना जाता है। ठीक है। तो हिंद यूनानी शासक जो भारत में सबसे पहले आया था डेमेट्रियस, और इन्होंने ही भारत पर जो है सबसे पहले आक्रमण किया था। या फिर यूँ कहें कि जो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला हिंद यूनानी जो शासक है वो कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। ओके। इसने 165 बीसी में भारत पर आक्रमण करके सिंध क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो जो आपका डेमेट्रियस प्रथम है, इन्होंने जो है भारत पर आक्रमण किया और जो सिंध क्षेत्र हमारा होता था वहाँ पर इन्होंने अधिकार कर लिया और वहाँ पर जो है पंजाब का साकल नामक स्थान को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया। तो 165 बीसी में डेमेट्रियस जो प्रथम ने, जो कि हिंद यूनानी शासक था, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, सिंध पर अधिकार किया, पंजाब का साकल नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट जो हिंद यूनानी शासकों की भारत में प्रथम राजधानी बनी पंजाब का साकल नामक स्थान। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो हिंद यूनानी शासक है उनकी भारत में प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इनकी राजधानी ये थी पंजाब का साकल नामक स्थान, जो राजधानी इन्होंने बनाई थी। ठीक है। तो नेक्स्ट जो अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बात करें कि हिंद यूनानी शासकों को भारत में सबसे महान शासक जो हिंद यूनानी शासक थे, इनमें से भारत में जो सबसे महान शासक जो हुए हैं वो मिनांडर माने जाते हैं। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडो जो ग्रीक है उनमें से भारत का जो है, भारत में सबसे महान शासक कौन जो है आपके वे हैं? मिनांडर हुए हैं। तो मिनांडर जो है भारत में सबसे महान शासक हुए हैं हिंद यूनानी शासकों में से। ठीक है। तो मिनांडर के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसके बारे में हमें जानकारी बौद्ध ग्रंथ एक आपका है मिलिंद पन्हो। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो से हमें किसकी जानकारी मिलती है? हिंद यूनानी शासक मिनांडर की जानकारी मिलती है। और इसमें जानकारी मिलती है कि भाई हिंद यूनानी शासकों में से सबसे महान ये आपका शासक हुआ करता था। तो मिनांडर है, बौद्ध धर्म से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। मिनांडर जब अपने भारत में आए बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया
और एक बौद्ध भिक्षुक जो आपके थे नागसेन द्वारा इन्होंने शिक्षाएं ली। तो मिनांडर जो है हिंद यूनानी जो शासक थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और किससे शिक्षा ली थी, तो एक बौद्ध भिक्षुक जो नागसेन हुआ करते थे उनसे इन्होंने शिक्षा ली थी बौद्ध धर्म की। बौद्ध ग्रंथ जो आपके मिलिंद पन्हो है, तो आपका मिलिंद पन्हो क्या है, एक मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है और इसमें जो है हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, मिनांडर के बारे में। तो जो मिलिंद पन्हो में जो मिनांडर को ही मिलिंद कहा गया, ठीक है। तो जो मिलिंद है वो किसको कहा गया है, मिनांडर को ही कहा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आपका क्या है कि भाई भारत के इतिहास में सबसे पहले जो स्वर्ण सिक्के चलवाने के श्रेय है वो किन को जाता है, तो स्वर्ण सिक्के चलाने का जो श्रेय भारत के इतिहास में सबसे पहले जाता है हिंद यूनानी शासकों को या फिर हिंद यमन शासकों को, ठीक है। तो हिंद यूनानी शासकों को, हिंद यमन या फिर इंडो ग्रीक जो है इन्होंने ही भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला हम जो विदेशी आक्रमण जो हमारे जो भारत पर हुआ था, तो दूसरा जो विदेशी आक्रमण यहाँ पे सीथियंस द्वारा हुआ था, सीथियंस को सका या शक भी कहते हैं। तो आपका जो मौर्योत्तर काल में, ठीक है, ये सारे आपके कौन से जो आक्रमण हुए हैं, मौर्योत्तर काल में जो आपके सीथियंस जो जिनको शक भी कहा जाता था, ये विदेशी होते थे, इनके द्वारा भी जो है भारत पर आक्रमण किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो ये सीथियंस थे, ये शक जो थे, जो विदेशी शासक, ये इनका मूल स्थान कहाँ से थे, ये मध्य एशिया से इनका आगमन हुआ है हमारे भारत में। तो जो शक है या फिर सीथियंस है वो मध्य एशिया से आए हैं। इनकी कुल मिलाकर जो है 5 शाखाएँ हुआ करती थी। एक शाखा इनकी अफगानिस्तान में थी, ठीक है, और इनकी 2 जो शाखा है वो नॉर्थ इंडिया में हुआ करती थी, उत्तरापथ में, और नॉर्थ इंडिया में कहाँ पे, तक्षशिला और मथुरा में। जबकि इनके 2 शाखा जो है वो दक्षिणापथ में हुआ करती थी, साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में भी कहाँ पे, नासिक और उज्जैन में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 5 इनकी शाखाएँ हुआ करती थी शकों की, ठीक है, भारत में, और इनको सीथियंस भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो मथुरा के जो शक हुआ करते थे, ये मथुरा से पहले जो है मालवा में शासन किया करते थे। मथुरा के जो शक थे वो मथुरा से पहले मालवा में शासन किया करते थे। लेकिन मालवा का महान जो शासक कौन था, विक्रमादित्य। तो मालवा का महान शासक जो विक्रमादित्य है, इन्होंने ही जो है शकों को पराजित कर मालवा का सिंहासन प्राप्त किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। जो मथुरा के जो शक है वो पहले मालवा में शासन किया करते थे। तो मालवा का एक महान शासक हुआ करता था विक्रमादित्य। तो इसी विक्रमादित्य ने इन शकों को हराया था और मालवा जो है पर सिंहासन या फिर मालवा का सिंहासन प्राप्त किया था। यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो जैसे इन्होंने शकों को हराया तो 57 BC में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये, 57 BC में शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ही विक्रम संवत चलाया जाता है। किसके द्वारा, विक्रमादित्य के द्वारा। और विक्रम संवत जो है वो क्या है, हमारा हिंदू कैलेंडर है। तो हमारा जो हिंदू कैलेंडर है किस में चलता है, ठीक है। तो हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वो कौन सा है, विक्रम संवत, जो 57 BC में आपका स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा, ये आपका विक्रमादित्य जो है के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुषाण वंश के सबसे महान शासक कौन रहे हैं, कनिष्क रहे हैं, ठीक है। और कनिष्क जो इन्होंने भी 78 जो ईस्वी में शकों को कश्मीर में पराजित किया था और कश्मीर के सिंहासन पर ये बैठे थे। तो शकों को जो पराजित करने वाले आपके कनिष्क भी थे और ये कुषाण वंश के महान शासक माने जाते हैं। इन्होंने 78 ईस्वी में शकों को जो है पराजित किया कश्मीर में, ठीक है, और कश्मीर के सिंहासन पर बैठे थे। इसलिए जो 78 ईस्वी में, 78 AD भी बोल सकते हैं, तो 78 AD में या 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शक संवत चला जाता है और शक संवत जो है ये हमारा राष्ट्रीय संवत कहलाता है, ठीक है। तो हमारा जो हिंदू कैलेंडर तो किस में चलता है, आपका विक्रम संवत में चलता है, जो कि 57 BC में आपका ये रहता है, ठीक है। और जो हमारा राष्ट्रीय संवत है वो आपका कौन सा है, शक संवत, और ये कब शुरू हुआ था, 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके ये क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट जो अगर हम यहाँ पे बात करें नासिक जो शाखा है उसमें शक के 2 महान शासक हुए, एक भूमक और एक नाहपान। तो जो नासिक शाखा थी, जो दक्षिणापथ जो आपकी शाखा थी, उसमें क्योंकि उत्तर जो आपकी उत्तरापथ जो या उत्तर में आपकी कुषाण, ये हमने देख लिया कि भाई एक तो शकों को किसने हराया था, कनिष्क ने हराया था, और एक किसने हराया था, विक्रमादित्य ने हराया था। नासिक जो है शाखा में या दक्षिणापथ की बात करें तो शकों के 2 महान शासक हुए, एक हुए हैं भूमक और दूसरे हुए हैं नाहपान। भूमक और नाहपान ये नासिक शाखा में जो आपके शकों के महान शासक हुए हैं। तो जो नाहपान ये है, इनकी हत्या की थी गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, ठीक है, और इसको पराजित करके इनकी हत्या की गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, ठीक है। तो नाहपान की हत्या किसने की थी, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। तो शक वंश का सबसे महान शासक जो है वो कौन था, रुद्रदामन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शक वंश का सबसे महान शासक कौन था, रुद्रदामन। रुद्रदामन, इसके द्वारा भारत में संस्कृत का सबसे पहला और सबसे लंबा अभिलेख लिखवाया गया जिसका नाम था जूनागढ़।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो सबसे महान शासक शक वंश के थे रुद्रदामन। इन्होंने ही भारत में संस्कृत का सबसे पहला और सबसे लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख को लिखवाया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया था? ये आपका रुद्रदामन ने लिखवाया था, जो आपका ये संस्कृत का सबसे लंबा, सबसे जो आपका पहला अभिलेख ये मानते हैं इसको। तो जूनागढ़ जो अभिलेख है, इसी में ही ये जानकारी हमें मिलती है कि जो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित गुजरात के गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का जो है सबसे पहले जीर्णोद्धार है वो किसने करवाया था? रुद्रदामन के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने जो है गुजरात के गिरनार में एक सुदर्शन झील का निर्माण इन्होंने करवाया था। लेकिन इस जो झील का जो जीर्णोद्धार है वो किसने जो है करवाया था? ये रुद्रदामन ने भी करवाया था। ऐसा हमें जूनागढ़ अभिलेख में जो है जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट जो शक वंश का भारत में अंतिम शासक जो कौन था, ये इंपॉर्टेंट बात आती है। शक वंश का भारत में अंतिम शासक आप कह रहे हैं रुद्रसेन तृतीय। ठीक है, और इसी रुद्रसेन तृतीय की हत्या जो है गुप्त वंश के सबसे महान शासक करते हैं, जिनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही रुद्रसेन तृतीय जो कि शक वंश के भारत में अंतिम शासक थे, इनकी हत्या की जाती है और इसने भारत में शक वंश का अंत कर दिया। ठीक है, तो भारत में जो है शक वंश का अंत किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, भारत में शकों का जो है अंत किसने किया था? तो भारत से जो है शकों का अंत किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, और शक वंश का जो अंतिम शासक कौन था? रुद्रसेन तृतीय। इसी की हत्या करके शकों का अंत किया था भारत से। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में आपका आता है। अगले जो विदेशी भारत पर जो आक्रमण करते हैं वो हमारे हैं पल्लव। ठीक है, पार्थियंस इसको बोलते हैं। तो तीसरा जो मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण होता है वो पार्थियंस के द्वारा होता है, पल्लव द्वारा होता है। और ये पल्लव जो है कहाँ से थे? ये पर्शिया से थे। पर्शिया को फारस बोलते हैं या ईरान भी बोलते हैं। ठीक है, तो पल्लव जो थे ये आपके पहलव या पल्लव, इनके उत्पत्ति या मूल स्थान कहाँ से है? ईरान या मध्य एशिया से इनकी उत्पत्ति या मूल स्थान माना जाता है। पल्लव वंश का जो संस्थापक कौन था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउस जो है पल्लव वंश का संस्थापक था। लेकिन पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो ये था आपका मिथ्रोडेटस प्रथम। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पल्लव वंश के संस्थापक तो आपके माउस माने जाते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक पल्लव वंश के मिथ्रोडेटस प्रथम है। लेकिन महानतम शासक की बात करें, पल्लव वंश का जो महानतम शासक कौन था? गोंदोफर्निस प्रथम। ठीक है, तो गोंदोफर्निस प्रथम एक महानतम शासक थे। वास्तविक शासक संस्थापक आपके कौन है? मिथ्रोडेटस प्रथम। और संस्थापक जो है माउस। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आपको करने। नेक्स्ट जो गोंदोफर्निस प्रथम जो कि पल्लव वंश के सबसे महानतम शासक में से एक माने जाते हैं, और इन्होंने जो है शासन किया 20 ईस्वी से लेकर 41 ईस्वी तक। और इसी के शासनकाल में पहली सेंचुरी में भारत में सेंट थॉमस का आगमन होता है। तो जो सेंट थॉमस आपके जो होते हैं क्रिश्चियन, ठीक है, सेंट थॉमस कौन होते हैं? क्रिश्चियन। तो ये जो भारत में आते हैं पहली सेंचुरी में, और किसके शासनकाल में आते हैं? सेंट थॉमस है पहली शताब्दी में या फर्स्ट सेंचुरी में किसके शासनकाल में भारत आते हैं? तो ये आपको बताना है। गोंदोफर्निस प्रथम जो कौन था? पल्लव वंश का महानतम शासक आपका ये था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका ये। तो गोंदोफर्निस प्रथम के ही शासनकाल में प्रथम शताब्दी में भारत में एक पादरी जो है सेंट थॉमस, एक प्रिस्ट आते हैं सेंट थॉमस, और ये भारत में आने वाला प्रथम ईसाई, प्रथम क्रिश्चियन माना जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में आने वाला प्रथम ईसाई या क्रिश्चियन है वो कौन है? एक पादरी आपके सेंट थॉमस हुआ करते थे। और ये भारत में क्यों आए थे? ये भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आपके ये आए थे। ठीक है, तो सेंट थॉमस आपका हो गया। तो सेंट थॉमस जो है, हालांकि ये बाद में दक्षिण भारत की विजिट पर जब जाते हैं तो यहीं पर इनकी हत्या कर दी जाती है सेंट थॉमस की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो मौर्योत्तर काल में भारत में आने वाले आखिरी जो विदेशी है वो माने जाते हैं आपके कुषाण। ठीक है, तो अगले जो चौथे हैं जो विदेशी जो भारत पर आक्रमण करते हैं वो कुषाण करते हैं। और ये मौर्योत्तर काल में भारत में आने वाले आखिरी जो विदेशी हैं वो कौन माने जाते हैं? कुषाण ही माने जाते हैं। कुषाण है ये मूल स्थान इनका कहाँ से था? कुषाण मूल रूप से जो है पश्चिमी चीन से थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। और कुषाण वंश है, इसके जो संस्थापक कौन है? कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस प्रथम कुषाण वंश के संस्थापक हैं। और कुषाण वंश का दूसरा जो है शासक कौन था? विम कडफिसस। तो संस्थापक तो कुजुल कडफिसस थे और दूसरा जो है शासक कुषाण वंश का विम कडफिसस। लेकिन महानतम शासक की बात करें तो कुषाण वंश का महानतम शासक जो भारत में हुए हैं वो आपके कनिष्क हुए हैं। ठीक है, तो कनिष्क जो है इन्होंने पल्लवों का जो अंत किया था, शकों का अंत किया इन्होंने। और ठीक है,
और कश्मीर जो है में इन्होंने जो है सिंहासन प्राप्त किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत का यहाँ पे जो कुषाण वंश का महानतम शासक कौन थे? कनिष्क थे। प्रथम जो है जो शासक या संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस प्रथम। दूसरा जो है शासक कुषाण वंश का विम कडफिसेस। कनिष्क की अगर हम बात करें तो 78 ईस्वी में इन्होंने जो है कश्मीर में शकों को पराजित किया और कश्मीर सिंहासन को इन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, तो शकों को पराजित करके कश्मीर शासन प्राप्त किया 78 ईस्वी में, और जिस ईस्वी में इन्होंने जो है पराजित किया शकों को, उसी जो है ईस्वी में 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शक संवत चलाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और जैसा कि आप जानते हैं जो शक संवत है वो हमारा राष्ट्रीय संवत है। हमारा राष्ट्रीय संवत कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय संवत शक संवत है, लेकिन हमारा हिंदू संवत है वो कौन सा है? विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम संवत चलाया जाता है 57 BC में, लेकिन शक संवत चलाया जाता है आपका 78 AD में। ठीक है, 78 ईस्वी में ये आपका ईस्वी पूर्व आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो कनिष्क के शासनकाल में फिर एक चतुर्थ बौद्ध महासंगति का आयोजन करवाया जाता है। तो जो चौथी बौद्ध महासंगति का आयोजन है किसके शासनकाल में होता है? कनिष्क के शासनकाल में ही होता है। फर्स्ट सेंचुरी में ये आपका होता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 78 ईस्वी है वो फर्स्ट सेंचुरी में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 ईस्वी से लेकर जो आपका 100 यहाँ पे बात करें 1 ईस्वी से 100 जो है ईस्वी तक आपका फर्स्ट सेंचुरी होगा। ठीक है, 101 से ऊपर जो भी आएगा ये सेकंड जो आपकी सेंचुरी फिर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो चतुर्थ बौद्ध महासंगति का आयोजन है वो कनिष्क ने करवाया। कहाँ पे? कश्मीर के कुंडल वन में जो है करवाया था। ये आपको ध्यान में रख। तो चौथी बौद्ध महासंगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था। और इसके दरबार में जो है 2 बौद्ध भिक्षुक थे, और उन्हीं के द्वारा जो मतलब इसकी अध्यक्षता की गई थी वसुमित्र और अश्वघोष के द्वारा। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध महासंगति की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र और अश्वघोष ने, और लेकिन किसके शासनकाल में हुई थी? ये कनिष्क के शासनकाल में। और जो चौथी बौद्ध महासंगति थी, और इसी में जो है बौद्ध धर्म फिर 2 भागों में बढ़ जाता है। जैसा आप जानते हैं हीनयान और महायान जो है 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखें, कनिष्क के शासनकाल में भारत में मूर्ति कला का विकास होता है, और 2 शैलियों में भारत में मूर्तियाँ बनाई गई थी, एक गांधार शैली में और दूसरी मथुरा शैली में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो गांधार शैली और मथुरा शैली हमारी मूर्ति कला की जो शैलियाँ रही हैं। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में 3rd सेंचुरी आपके आते आते फिर धीरे धीरे कुषाणों की शक्ति कमज़ोर होती है, और कुषाणों के ही दरबार में मंत्री और सामंत जो थे उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे कुषाणों से जो है खुद को स्वतंत्र घोषित किया, और वहीं जो है फिर बाद में गुप्त जो शासक कहलाते हैं। ठीक है, तो 3rd सेंचुरी आपकी आती आती 300 ईस्वी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो 3rd सेंचुरी आते आते कुषाणों की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, और फिर इनके जो मंत्री होते हैं सामंत होते हैं इन्हीं के विरुद्ध हो जाते हैं और खुद को स्वतंत्र घोषित करते हैं। और ये जो मंत्री सामंत ही बाद में जो है गुप्त शासक कहलाते हैं, और ये स्थापना करते हैं गुप्त वंश की। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो इनके बाद में हम पढ़ेंगे मौर्य के काल के बाद में आपका गुप्त काल आता है। गुप्त वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, गुप्त वंश जो कि आपका 319 से लेकर 550 ईस्वी तक आपका चलता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि 300 जो है ईस्वी तक आपका क्या होता है? 3rd सेंचुरी या 300 ईस्वी, लेकिन 301 से आपका क्या हो जाएगा? 4th सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 319 में कौन सी में सेंचुरी में चलेगी? 4th सेंचुरी में। ठीक है, 4वीं शताब्दी में आपकी चलेगी। और 500 पूरे हो गए तो मतलब 5वीं सेंचुरी तो आपकी हो चुकी है, लेकिन 501 से ऊपर जाएंगे 550 आपकी 6ठी सेंचुरी में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जो गुप्त काल है वो आपका कौन सी सेंचुरी में माना जाता है? 4th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक आपका ये टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, और कौन कौन से जो सोर्सेज है या कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि जो कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं जिनसे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, जिनमें सबसे पहला आपका जैसे ही पुरातात्विक स्रोत में से महरौली स्तंभ लेख हैं, इनसे हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जो गुप्त काल के बारे में हमें जानकारी महरौली स्तंभ लेख, तो महरौली स्तंभ लेख आपका कहाँ पे है? दिल्ली में है ये। तो दिल्ली में महरौली नामक स्थान पर, ठीक है, दिल्ली में जो महरौली नामक स्थान है वहाँ पे कुतुब मीनार परिसर है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है, उसी में ही महरौली स्तंभ आपका लेख है। और जो महरौली स्तंभ लेख है ये आपका लोहे का एक स्तंभ लेख है, और इसको स्थापित करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने जो है स्थापित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन बनेगा। महरौली स्तंभ लेख किसने स्थापित करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। लोह का स्तंभ है, कहाँ पे ये स्थित है? कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, दिल्ली में आपका ये पड़ता है, महरौली नामक स्थान पे। नेक्स्ट जो पुना ताम्र लेख है उससे भी हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये भी एक आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में से एक है। तो ये पुना ताम्र लेख है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इनकी जो पुत्री हुआ करती थी प्रभावती, उसके द्वारा ही ये लिखवाया गया था।
ठीक है। नेक्स्ट जो जूनागढ़ जो अभिलेख है, इससे भी हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख, इसमें जो स्कंद गुप्त है आपके, इन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, इस अभिलेख में ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो जो सुदर्शन झील है उसकी मरम्मत जो है करवाई थी इन्होंने, जूनागढ़ अभिलेख में ऐसा जिक्र मिलता है। ठीक है, कि जो आपके स्कंद गुप्त ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, इससे भी हमें इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इलाहाबाद स्तंभ लेख है, ये किससे रिलेटेड है? समुद्रगुप्त से रिलेटेड आपका ये है, ये आपको ध्यान में रखना है। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे रिलेटेड है? समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट जो एरण अभिलेख है, जो भानुगुप्त ने लिखवाया था, और इसमें भारत में जो है सती प्रथा का सबसे पहला हमें उल्लेख एरण अभिलेख से ही मिलता है। तो ये सारी बातें घटित होती हैं गुप्त वंश में, और ये हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी देते हैं सारे जो है अभिलेख। ठीक है, एरण अभिलेख भानुगुप्त ने लिखवाया, और सती प्रथा का जो है प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ पे मिलता है? एरण अभिलेख में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो बिलसड़ का जो अभिलेख है, ये किसने लिखवाया था? कुमारगुप्त ने लिखवाया था। ठीक है, ये भी हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट जो भीतरी जो है गुफा अभिलेख, इनर केव इंस्क्रिप्शन, ये जो आपका स्कंदगुप्त ने लिखवाया था। ठीक है, सॉरी, ये स्कंदगुप्त से रिलेटेड है आपका भीतरी गुफा अभिलेख। ओके, और ये कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख जो हैं, जो हमें सारे के सारे गुप्त वंश के बारे में या गुप्त काल के बारे में जानकारी देते हैं। कुछ लिटरेचर सोर्सेज भी हैं, कुछ साहित्यिक सोर्सेज भी हैं जिनसे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी हमें मिली है। ठीक है, कुछ फेमस बुक्स हैं जिनसे हमें गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इनसे रिलेटेड कुछ फेमस जो बुक्स हैं, ये आपकी एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार रिपीट होती है। ठीक है, लगभग जो है हर एक एग्ज़ाम में आपकी एक या दो आपकी एक बुक्स आपकी मिल ही जाती है। ठीक है, तो जैसे कि कालिदास है, तो ये सारी जो गुप्तकाल से रिलेटेड जो बुक्स हैं, कालिदास ने कौन कौन सी जो बुक्स लिखी? अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, मेघदूत इन्होंने लिखी, रघुवंश लिखा, रघुवंशम, कुमार संभव भी कालिदास की रचना है, विक्रम वंशीय, ऋतु संहार भी कालिदास की रचना है, और माल विकाग्नि मित्रम, ये सारी की सारी रचनाएं हैं, ये सारी की सारी कालिदास के द्वारा लिखवाई गई, और सारी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, विक्रम वंश्यम, ऋतु संहारम और माल विकाग्नि मित्रम, सारी की सारी रचनाएं कालिदास के द्वारा जो है रचित की गई हैं। नेक्स्ट जो विशाखादत्त है, विशाखादत्त इन्होंने मुद्रा राक्षस जो है ये प्रसिद्ध रचना लिखी है, और देवी चंद्रगुप्तम, ये दोनों की दोनों जो है रचनाएं किसकी है? विशाखादत्त की। काफ़ी बार एग्जाम में आता है मुद्रा राक्षस जो ये आपकी बुक, ठीक है, विशाखादत्त के द्वारा लिखवाई गई थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो आपकी बुक है, वराह मिहिर। ठीक है, तो वराह मिहिर की इंपॉर्टेंट जो पुस्तक है वो आपकी पंच सिद्धांतिका, और इसके अलावा जो है व्रत संहिता, दोनों ही रचनाएं हैं किसके द्वारा रचित हैं? वराह मिहिर के द्वारा, पंच सिद्धांतिका और व्रत संहिता। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो बुक है, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित और कादंबरी जो ये रचनाएं हैं रचित की जाती हैं, ये भी हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी देती हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट हर्षवर्धन जो है आपके, हर्षवर्धन के द्वारा जो इंपॉर्टेंट जो बुक लिखवाई गई थी, 3 इनकी रचनाएं सबसे ज़्यादा फेमस है और ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होती है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये 3 जो रचनाएं हैं जो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, बहुत ही महान जो है राजा आपके ये हुआ करते थे हर्षवर्धन। ठीक है, थानेसर से जो ये आपके थे। ठीक है, और नेक्स्ट जो हम बात करें, कामंदक, कामंदक के द्वारा नीति शास्त्र जो रचना लिखी गई है। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया है, ये भी हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी देते हैं। आर्यभट्ट द्वारा सूर्य सिद्धांत जो है रचना और आर्यभट्टियम जो है ये पुस्तक, ये हमें जो है गुप्त काल के बारे में ही जानकारी देती है। धन्वंतरी के द्वारा अणु सिद्धांत, वात्सायन के द्वारा कामसूत्र लिखा गया है, और वत्स भट्टी के द्वारा रावण वध। ठीक है, तो रावण वध है किसके द्वारा लिखा गया है? वत्स भट्टी के द्वारा। पाणिनि ने जो है ये संस्कृत का जो ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा है, और जो चंद्रगोमी के द्वारा चंद्र व्याकरण आपका ये लिखा गया है। ठीक है, ये सारी की सारी बुक्स हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी देती हैं। ठीक है, ये सारे हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बात करेंगे, जो श्रीगुप्त आपके ये थे, श्रीगुप्त ने ही गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। तो गुप्त वंश के संस्थापक किन्हें माना जाता है? श्रीगुप्त को माना जाता है। ठीक है, तो जो गुप्त वंश आपका चला वो आपका उनके संस्थापक कौन रहे हैं? तो श्रीगुप्त के द्वारा ही आपकी गुप्त वंश की स्थापना की जाती है। तो अगली क्लास में हम गुप्त वंश को जो है यहाँ पे पूरा डिटेल में जो है करेंगे। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में किया है कि भाई जो मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनके बारे में क्या है, और जो गुप्त वंश के बारे में कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, कौन कौन सी जो है हमारी चीज़ें हैं जो हमें या कौन से अभिलेख हैं जिनसे हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलते हैं, कौन सी बुक्स हैं, ये जो सारे लिटरेचर सोर्सेज हमने सारे कर लिए हैं जिनसे हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है,
तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आपको कैसे लगी आज की क्लास? अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी क्लासें टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें, ठीक है। और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी बैच के अलावा आपके MCQ बैच भी बहुत जल्द आपके आने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।